अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जरा की कितनी नाज़र हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अफसोसनाक खबर है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए एक डिज़ास्टर इकोनॉमी और इकोनॉमी बदतरीज जो है नीचे से नीचे जा रही है, बिलो द लेवल जा रही है। उस पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और रिसेंटली पेट्रोल की प्राइसेस में जो इजाफा होने जा रहा है, वो भी एक तशवीशनाक खबर है। यकीनन पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिलो द बेल्ट ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मे बी इसमें ज़्यादा जो अफेक्टिव लोग यानी कि जिन लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो गरीब लोग हैं। वो लोग हैं बेचारे जो कि दिहाड़ीदार बंदे हैं। वो लोग हैं बेचारे जो रेहड़ी वाले हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कि मोटरसाइकिल को लेके बाज़ारों में फेरी लगा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हाउ कैन दे बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ पेट्रोल। अच्छा, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है। उसका मतलब होता है कि एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट महंगाई का है वो ऑल ओवर द थिंग्स, यानी कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ें खाने पीने वाली हैं, यूज़ करने वाली हैं, वो तमाम की तमाम बढ़ रही हैं। और जिस तरह आप देखते हैं कि डॉलर के बढ़ने से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि डिज़ास्टर इनकी पार्टी में सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर आया है वो है पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिटिक्स। यानी कि जब तक पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस रहेगा पॉलिटिक्स में, डिक्टेटरशिप चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, वो असर रसूख वाली होगी, वो पाकिस्तान में रहेगी। आप जितना मर्जी इस चीज़ से भाग लें, आप बिलो द बेल्ट ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएं, आप चाहे मर रहे हों, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे खड़े हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी हुकूमतें जो कि प्रीवियसली गुजर चुकी हैं उन्होंने कुछ कार्रवाई की होती अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पे उन्होंने ये काम किया होता कि जनाब हम मुझे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद आ रहे हैं कि अगर वो होते तो वो पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून या बिल पास करवा के जाते जो कि आर्मी के इन्फ्लुएंस को किसी न किसी हद तक जो है वो ख़त्म करके जाते, डिसमिस करके जाते। बट अब तक वो डिसमिस क्यों नहीं हुआ? अब तक वो कानून लागू क्यों है? अब तक हम जो है वो इस चीज़ का शिकार क्यों बने हुए हैं कि आर्मी के इनडायरेक्टली हम पे इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारी पॉलिटिक्स पे, हमारे मुल्क पे, हमारे सफारती और ख़ारजी तमाम किस्म के जो मामलात हैं वहाँ पे जो है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपके जितने भी पॉलिटिक्स के लोग गुजरे हैं अब तक, वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। चाहे वो जरदारी है, चाहे वो दूसरे जितने भी लोग हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, या जितने भी लोग अब तक गुजरे हैं जिन्होंने सर उठाने की हिम्मत की है, उनका फिर नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये चीज़ें, ये सब कुछ आपके सामने है। इसको किस तरह कवर अप करना है, किस तरह आप जो है अपने मुल्क की के बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ, पॉपुलेशन के साथ साथ महंगाई को कम करने की जो एक सलाहियत है उसको पैदा कर सकते हैं। महंगाई कम करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लेके आने पड़ेंगे। अभी जो हुकूमत ने रिसेंटली अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ डील की है $10 बिलियन की, काफ़ी अच्छी ट्रेड है। अब सऊदी अरब हमारे साथ डील क्यों कर रहा है? उसकी बेसिक रीज़न है कि यूएई जो है वो इस वक्त यूएई का बड़ा दुश्मन बना हुआ है। जिस तरह ये नहीं होता कि हम लोग जो इजराइल के ख़िलाफ़ हैं और यूएई जो है इजराइल का साथी है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई नहीं करता, इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूँ। तो अब जो सऊदी अरेबिया है वो जिस तरह के इतनी मुखालफत में है यूएई के, अगर हम अब उनको ये कहें कि जनाब हमें 10 बिलियन की बजाय $50 बिलियन चाहिए, तो वो भी दे देंगे कर्जे के तौर पर, हमारा सारा कर्जा उतार देंगे यूएई की मद में। तो खुश होने की बात नहीं है ये। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर यहाँ पे डील सक्सेसफुल होती है, देन यू हैव टू गो फॉर इट। आपको एक ऊपर वाले लेवल पे जाके इस पे के तिजारती निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग करना है आपको कि इस लेवल पे आप जाएं कि आपका मुल्क पाकिस्तान जो है उसकी करेंसी की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। अच्छा, रिसेंटली मैंने अफसोसनाक खबर आपके सामने शेयर की थी, वो ये है कि इमरान खान की जो लाइफ थ्रेटनिंग जो खबर है वो बड़ी के अफसोसनाक खबर है हमारे लिए, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक ऐसी पार्टी जिसके साथ इतना जुल्म और ज़्यादती की गई, मैं अब ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कह रहा कि आप मुझे देखें, आप मुझे व्यूज़ दें, बल्कि मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान की पार्टी है, इसका सबसे बड़ा कि फॉल्ट क्या है, इसमें कौन से ऐसे मेजर क्राइसिस आए हैं जिसकी वजह से ये पार्टी लेट डाउन कर गई है? क्यों इतनी बड़ी पार्टी लेट डाउन कर गई है? नंबर 1 चेंज तो इसमें यह आया कि इसकी जो पार्टी का लीडर है वो जेल में है। नंबर 2,
اس کی جو پریویس قیادت ہے یعنی کہ جو پیچھے سے لیڈ کر رہی ہے وہ گھٹیا ترین قیادت ہے. ایک ایسی قیادت ہے جو کہ بکی ہوئی قیادت ہے اور کہ آپ ازیوم نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کہ کیا کچھ یہ کہ اس وقت ہو رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے. دس از کہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھ رہی ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں, عوام میں پاپولیرٹی حاصل کرنا کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ پاپولیرٹی جس طرح ڈائیورٹ ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی کہ کل کو سکہ آپ کے پاس ہے, پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا. تو آپ کو کہ وہ ٹائم کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس ٹائم کو گین کریں اور دوبارہ سے دوبارہ جا کے اس پر کارروائی کریں. اپنی پارٹی میں آپ کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی کہ متنازع کریٹ کرتے ہیں, تو باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. تو خان صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے لمیٹڈ ہو گئے, ان کی اپروچ لمیٹڈ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ان کے جو پیچھے لیڈ کرنے والے بندے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. جب وہ کہ اپنی ایکسپینشن نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ, اور اللہ میرے پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے. پاکستان زندہ باد.